ओके, आई गेस एवरीबॉडी हैज जॉइंड, विल कंटिन्यू। तो एंटीबायोटिक का कंसेप्ट समझा एवरीवन अच्छी तरह से, ठीक है। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू एंटीबायोटिक्स, ओके, डू यू नो दिस पर्सन? यस, कम ऑन द स्क्रीन एवरीवन। Yes, sir. यस, हु इज दिस पर्सन? डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग in 1928. Okay, he was the person who discovered the first antibiotic. इन्होंने जो डिस्कवर किया इसके बाद एंटीबायोटिक का कंसेप्ट सामने आया एंड देयर वर मेनी अदर एंटीबायोटिक्स दैट वर डिस्कवर्ड लेटर. It was in the year 1928. Dr. Alexander Fleming, this one, he discovered the first antibiotic, that was penicillin. Okay, and it was obtained from this fungus. ये वो फंगस है, पेनिसिलियम नोटाटम. ओके, इसमें से डिस्कवर होता है. So he was the one who discovered it for the first time. So this name and this person you have to remember because इन्होंने बहुत बड़ा लैंडमार्क डिस्कवरी किया कि when this was discovered for the first time he saw, मतलब ये कंसेप्ट उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम जब यहाँ पे ग्रो हुआ है, no other bacteria or fungus was able to grow around it. So he extracted the chemical and he analyzed its property. तो पता चला कि इसके एक्सट्रैक्ट में से दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने दे रहा है. तो ही अंडरस्टूड कि ये कितना अच्छा यूजफुल प्रॉपर्टी है ट्रीटमेंट के लिए, कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच वर्क्स एज अ पैथोजन, तो उसको अगर मुझे इनहिबिट करना है या मार डालना है तो ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रैक्ट निकाल कर आई कैन यूज इट फॉर ट्रीटमेंट. तो मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा हेल्प हो गया ये. दैट वाज दिस पर्सन्स डिस्कवरी एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो ये डिस्कवर किया है, he had discovered it only by chance. He was not working on penicillium at all. Okay, it was, जहां तक मैंने पढ़ा है, I remember this person was working on another bacteria, Staphylococcus. Okay, and इस इनके लैब में जो पेट्री डिश वगैरह सब रखे हुए, these are petri dishes you can see. तो स्टेफाइलोकोकस के कल्चर वगैरह सब डाल के फ्राइडे इवनिंग को बंद करके निकल गए. बट देयर वाज सम बिट ऑफ अ केयरलेसनेस कि कुछ कंटेमिनेशन हो गया पेनिसिलियम का. तो मंडे मॉर्निंग व्हेन ही रिटर्न बैक ही वाज एक्सपेक्टिंग कि उसके पेट्री डिशेस में बहुत सारे स्टेफाइलोकोकस ग्रो हो जाएंगे, बट दैट डिड नॉट हैपन. ही सॉ दैट पेनिसिलियम वाज ग्रोइंग एंड इट वाज नॉट अलाउइंग द स्टेफाइलोकोकस टू ग्रो. तब उसने सोचा कि ऐसे कैसे हो गया. वो बिना सोचे डिस्कार्ड कर देता, फेंक देता, तो आज हमें एंटीबायोटिक के बारे में पता ही नहीं होता. बट हिज स्लाइट केयरलेसनेस has led to this discovery. Carelessness नहीं बोल सकते, that's a negative word, but he gave it a thought कि ऐसा अगर कुछ मिस्टेक भी हुआ काम करने में तो उसमें से भी कितना अच्छा ढूंढ के निकाले. That was a big discovery. Okay, so that also one should learn from these people. है कि नहीं? Right? Yeah. Okay, come on the screen everybody. Now this is one example apart from your textbook which I have included. Just for your understanding, ये examples याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो भी चलेगा. But you can remember examples of some bacteria which can produce antibiotics. Yes, Anandita, I know that you are very happy to see further more examples given. Okay, but just for your knowledge, I am giving you कि antibiotics जो है वो बैक्टीरिया के साथ साथ फंगस दोनों भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. So on a large scale, it is possible to extract. Okay, तो जैसे बैक्टीरिया में से the most common genus which is producing antibiotic वो है Streptomyces. उसके अलग अलग स्पीशीज है. So each one is producing certain antibiotic. Okay, you have tetracycline, chloramphenicol, oxytetracycline, erythromycin, neomycin, kanamycin, streptomycin, bacitracin. Imagine डॉक्टर्स लोग कितने नाम याद रखते हैं, है कि नहीं? Whenever a person goes with any disorder or a disease, फटाक से वो एकदम दवा के नाम बता देते हैं. So these are just some examples which you should know. One of my friends is a doctor.
मैं वर्बली भी अगर कभी अचानक से उसको मैसेज करो कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या बोलता है तू करके, फटक से पूरा डिटेल हिस्ट्री ज्योग्राफी बता देते. So you think about a pharmacist or a medical person, the level of knowledge and memory that person has. मेरे दूसरे एक स्टूडेंट का कुछ ऐसा मेडिकल इश्यू हो गया था, तो उसका एक्सरे का रिपोर्ट मैंने मेरे डॉक्टर फ्रेंड को भेजा कि भाई देख और जस्ट गिव योर ओपिनियन. इमीडिएटली दैट पर्सन, दैट डॉक्टर इज आस्किंग, जिसका रिपोर्ट था वेदर ही यूज्ड टू स्मोक और नॉट. इवन आई वाज नॉट अवेयर. वो मेरे स्टूडेंट के फादर का रिपोर्ट था. माय फ्रेंड आस्क्ड मी कि आई एम श्योर दैट दिस पर्सन यूज्ड टू स्मोक. फिर मैंने मेरे स्टूडेंट से कंफर्म किया, तो शी सेड यस, माय फादर इज अ हैबिचुअल स्मोकर. तो इमेजिन द लेवल ऑफ को रिलेशन दैट अ पर्सन शुड हैव, कि मेडिकल रिपोर्ट देख के बता रहे हैं ऐसा ऐसा इश्यू है करके. तो इन फ्रंट ऑफ ऑल दैट दिस इज नथिंग, है कि नहीं? तो अगर इफ यू आर प्लानिंग टू गो इनटू द मेडिकल फील्ड और एनी अदर थिंग, यू शुड हैव दिस हैबिट ऑफ इंक्रीजिंग योर मेमोरी पावर. तो ट्राई टू लर्न एंड रिमेम्बर. हो जाएगा. मजा एंजॉय करने का ये सब नाम बोलने में, है कि नहीं? स्ट्रेप्टोमाइसिस, कानामाइसिटियस, राइट? स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, बोलते रहने का रोज रोज. एकदम ऐसे याद होना जाना चाहिए. रात को 3 बजे भी अगर जगह के मैं पूछो तो यू शुड बी एबल टू टेल सम नेम. Okay, there are people who do that and there are people who remember very nicely. So try as much as possible. It is not possible कि everybody will have the same capacity, but try to learn. And examples के लिए learn करना तो अच्छा ही है ना. And some bit of extra knowledge is also always useful. And जो भी मैं extra बता रहा हूँ, मैं कोई भी टेस्ट वगैरह में include नहीं करता हूँ. For that I stick to your textbook only. ठीक है? But for knowledge you should be knowing something else. आगे भी जब पढ़ोगे कभी अचानक से ये नाम आएगा तो now you will recollect कि हाँ ये मैंने पहले पढ़ा था. At least that much if it is there, more than enough. ठीक है? Then now this is a point given in your textbook. ये बाहर का नहीं है. Okay? So textbook में देखो क्या लिखा है. The same words are written here. So many different names of antibiotics are mentioned. See, है ना? Penicillin, cephalosporin, monobactam, bacitracin, erythromycin, gentamicin, neomycin, streptomycin, tetracycline, vancomycin. सिर्फ इतने ही नाम दिए हैं, उसके बाद एक्सेट्रा लिखा हुआ है. ओके, सो दीज आर यूज्ड अगेंस्ट वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. अब यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करके लिखा है. आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर अबाउट दैट कंसेप्ट. डू यू नो व्हाट यू मीन बाय ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव? ओके, वो एक अलग टेक्निक हो जाता है कुछ तो एक्चुअली. स्टेन रिलेटेड रहता है ना? यस, देयर वाज अ पर्सन, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम. ही हैड डेवलप्ड अ स्टेनिंग टेक्निक. कि कुछ बैक्टीरिया के जीनस ऐसे होते हैं, वो स्टेन से ट्रीटमेंट किए तो उसके सेल वॉल पे वो स्टेन आ जाते हैं, यू कैन सी अंडर द माइक्रोस्कोप. तो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें वो स्टेन पकड़ लेते हैं उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. एंड दोज बैक्टीरिया विच डू नॉट टेक अप दैट स्टेन, दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इतना ही समझो. ओके, तो देयर इज वन एग्जांपल. अभी इतने सारे एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं. एक बार फिर से बताओ ना. अच्छा, हाँ, किसका बताओ? ये ग्राम वाला. ओके, there was a person, his name was Christian Graham. I don't know the year exactly, but Christian Graham. Okay, इन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप किया. इट इज नॉट जस्ट वन स्टेन, एक स्टेनिंग टेक्निक है, इट्स अ प्रोसीजर. ओके, तो बैक्टीरिया के स्ट्रेन, अभी फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस का मुझे चेक करना है कि वेदर इट इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. तो आई टेक मिल्क और अ कर्ड सैंपल, उसका थोड़ा सा एक आध दो ड्रॉप लेकर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर में स्मीयर करता हूँ, स्प्रेड करता हूँ. So that means I'm getting lactobacillus on my slide. That lactobacillus is treated with a series of chemicals according to that staining procedure. Okay, उसमें से आयोडीन और ग्राम स्टेन वगैरह सब आते हैं जो क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया. आफ्टर ऑल द स्टेनिंग पार्ट इज ओवर, फिर उस स्लाइड को मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा तो देयर विल बी सम बैक्टीरियल सेल्स जिसका सेल वॉल जो है वो पर्पलिश कलर नजर आएगा. That means it has taken up that stain. Such bacteria will be called gram positive.
एंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके सेल वॉल पे वो स्टेन नहीं पकड़ते, उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव. So these antibiotics which are mentioned here, they are useful against various gram positive as well as gram negative bacteria. Okay, sure. There was a person, sure. There was a person whose name was Christian Graham. ठीक है. अब क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप किया जिसमें बैक्टीरिया के कल्चर को माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर स्मीयर करके इफ आई ट्रीट इट विद दैट प्रोसीजर, ओके, उसमें वॉशिंग स्टेनिंग सब आता है, अलग अलग स्टेप्स. एंड आफ्टर दैट उस बैक्टीरिया के सेल्स को मैं माइक्रोस्कोप में अगर देखूंगा तो देयर विल बी सम सेल्स which will have developed a purplish colored cell wall. So that means it has taken up that stain. उसको बोलते हैं gram positive bacteria. And if they are not getting that stain on the cell wall, then उसको बोलते हैं gram negative bacteria. That's how we classify bacteria, whether it is taking up the stain or not. The stain technique which was developed by Christian Graham. ठीक है? Understood, Prachi? Yes, sir. Okay. तो यहाँ पर ये एंटीबायोटिक्स के नाम दिए हुए, दिस यू हैव टू रिमेंबर, विच आर यूजफुल अगेंस्ट वेरियस बैक्टीरिया विच आर पैथोजेनिक. उसमें एग्जांपल दिया है एक और एंटीबायोटिक का जिसका नाम है रिफामाइसिन. रिफामाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट दिस डिसीज ट्यूबरकुलोसिस. Tuberculosis is that disease which is number 1 in causing death due to infections. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर इन्फेक्शियस डिसीज के वजह से डेथ हो रहा है तो वो ट्यूबरकुलोसिस के वजह. ओके, तो उसके अगेंस्ट ये काम करता है रिफामाइसिन. अंडरस्टूड दिस? अच्छी तरह समझा कि यहाँ पे माइक्रोब्स का कैसे रोल आ रहा है. यस, ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट एंड दैट इज फ्यूल्स. ठीक है, माइक्रोब्स का फ्यूल्स बनाने में कैसे रोल है. व्हाट डू यू मीन बाय अ फ्यूल इन जनरल? फ्यूल का क्या मतलब है? How do you define a fuel? Any substance that undergoes combustion from which you get heat energy, उसको बोलते हैं fuel. Okay, any substance that undergoes combustion and you get heat energy out of it, उसको बोलते हैं fuel. So now there are many microorganisms which are used to produce lot of fuels in different forms and they can be used for producing of heat energy. Okay, तो यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए तुम लोग के टेक्स्ट बुक में कि where microorganism can be used to produce methane gas. Methane gas is a very good fuel. Okay, similarly microorganism can be used to produce ethanol. ये तो हम लोग देखे ही पहले वाइन वगैरह के एग्जांपल में. And microbes are also used to produce hydrogen gas. This is also a very good fuel. तो मीथेन गैस अगर जनरेट करना है तो माइक्रोब्स का किसके ऊपर एक्शन होना चाहिए? यू कैन सी अर्बन, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. All different types of biodegradable waste produced from the cities, from the industries and from agricultural sector. तो ऐसे वेस्ट को अगर हम माइक्रोबियल ट्रीटमेंट देते हैं, they will undergo anaerobic decomposition and you will get methane gas. This methane gas can be collected, directly used as a fuel. As a cooking fuel also it can be used. Okay, तो उसमें फायदा क्या हो रहा है कि हमें एकदम चीप क्वालिटी में फ्यूल मिल जा रहा है, कुकिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं. तो दैट मच डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल इज रिड्यूस्ड एंड so much amount of waste which is generated every day, their quantity will also reduce. So completely an eco-friendly technique. That is possible when microorganisms are used to
degrade these kind of waste. Okay, secondly, ethanol. Now this is molasses. ये शुगर केन रेसिड्यू जो बोलते हैं, पाउडर फॉर्म में या पेस्ट फॉर्म में आते हैं, इसको अगर मैं ट्रीट करता हूँ सैकेरोमाइसिस से, जिस वी हैव सीन अर्लियर आल्सो, तो यू गेट इथेनॉल. अगेन इट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन. तो जब फर्मेंटेशन होगा, इथेनॉल मिलेगा. दिस इथेनॉल इज आल्सो अ वेरी गुड क्वालिटी फ्यूल. Directly it can undergo combustion and you will get good amount of heat energy out of it. Okay, thirdly, hydrogen gas, but ये थोड़ा सा careful रहना because it is explosive. Okay, but to some extent it can be used. Okay, when is the hydrogen gas produced? It is released during biophotolysis of water. Biophotolysis of water का मतलब है water molecule is H2O, you know that. Okay, so H2O इसका breakdown होगा because of bacteria. They can carry out photoreduction, reduction in the presence of light. तो जब वो reduction process in the presence of light करेंगे, तो water molecule will be broken down. You will get hydrogen separate and oxygen separate. So that hydrogen which is given out can be collected and stored as a fuel. So that is a fuel which is obtained from microorganisms. Understood about fuels, everyone? Okay. अब fuels के साथ साथ दूसरे industrial chemicals भी microbial process से बना सकते हैं. Okay, like you have various alcohols, acetones, organic acids, fatty acids, polysaccharides. तो बहुत सारे chemical industries में these are the raw materials. अभी कितने सारे plastic industries होते हैं. Okay, this kind of daily use products, toothbrush है, okay, cosmetics के bottles है, wrappers है, so many things are there which are always a part of daily use. इनके manufacturing के लिए you require these raw materials. They are obtained by microbial reactions. Okay, similarly different types of food products. अभी जैसे मार्केट से बिस्किट खरीदते हैं, तो बिस्किट का रैपिंग, that is another industry. So for that you require these chemicals. तो microbes वहां पर भी काम आते हैं. Understanding this? Okay, so by now you must have understood that there is hardly any industry where microbes are not coming into picture. है कि नहीं? Right? ये देखो, again back to biofuels. Biofuels का मतलब है, this is, now we can say this can, इसको हम लोग अभी एक लास्ट स्लाइड अभी के लिए रख लेते हैं. Is that okay with you? The remaining part we can continue in the next lecture then. Okay, स्क्रीन पे आ जाओ सब लोग. ओके, एक बायोफ्यूल अभी कर लेते हैं, रिमेनिंग वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन, है ना. अदरवाइज आज रात को सपने में सिर्फ माइक्रोब्स ही दिखेंगे तुम लोगों को. तो बायोफ्यूल का मतलब क्या है कि एनी रॉ मटेरियल हैविंग अ कार्बन कंटेंट, उसका डिग्रेडेशन से जो कंपाउंड निकलता है विच इज काइंड ऑफ अ लिक्विड फ्यूल, उसको बोलते हैं बायोफ्यूल. Now we have already learned that lesson called towards green energy. तो उसमें हमने देखा है कि there is a huge dependency on fossil fuels. Okay, जैसे especially vehicles में, industries में, domestic level पर, so many fossil fuels are being used on a very large scale and they are not going to last for very long. So we have to shift to alternative methods. Okay, so one of them is biofuels. तो जब हम बायोफ्यूल्स को यूज करते हैं, ओके, तो इसमें क्या हो जाता है कि यू नो वेरी वेल एनी काइंड ऑफ अ बायोमास, मतलब लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, उनमें होता है सेल्यूलोस, स्पेशली द प्लांट मटेरियल. सेल्यूलोस इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स. उसका कन्वर्जन होगा और ब्रेकडाउन होगा इनटू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इनटू सिंपल शुगर्स. ग्लूकोज इटसेल्फ इज अ सिंपल शुगर, बट और फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा बाय विच यू कैन गेट लिक्विड फ्यूल. कि उसके ऊपर सेल्यूलोज के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करेंगे, दे विल डू दिस प्रोसेस एंड गिव rise to this liquid fuel.
जिसको हम लोग बायोफ्यूल बोलेंगे। एंड वेयर कैन बी दिस बायोफ्यूल यूज्ड? इन इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स, स्पेशली द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इसका कंबशन से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, they will go back to the atmosphere, and that carbon dioxide in the atmosphere will be reused by the plants during photosynthesis, फिर से और cellulose बनाएंगे। So it is as good as the carbon cycle that we are contributing to. Getting it? Carbon cycle उसके वजह से पूरी तरह complete हो जाएगा, but there is no chemical that we are using. So that is biofuel, कि total complete degradation of the cellulose matter from the organic dry matter of the biomass. उसके ब्रेकडाउन से we can get cellulose, उसके ब्रेकडाउन से लिक्विड फ्यूल मिलेगा, व्हीकल्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विल आल्सो गो बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो ये इस तरह का कंपाउंड आता है, एज यू कैन सी हियर, ग्रीनिश कलर का। तो जैसे व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल वगैरह हम डालते हैं, तो ऐसा भी ट्राई करके देख सकते हैं, दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स जो बायोफ्यूल बना हुआ है। एंड इफ द व्हीकल्स आर एबल टू रन वेरी नाइसली ऑन दैट, बहुत सारे व्हीकल्स में सक्सेसफुली हुआ भी है, इवन एन एरोप्लेन हैज रन सक्सेसफुली ऑन बायोफ्यूल। ओके, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट्स अगर हो चुके हैं, तो देन वी कैन कंप्लीटली रिड्यूस द डिपेंडेंसी ओवर फॉसिल फ्यूल्स, एंड दैट कैन बी अ वेरी गुड सिग्निफिकेंस। अंडरस्टूड दिस एवरीबडी? ओके, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वाला नेक्स्ट टाइम करते हैं, ये टोटली डिफरेंट पार्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी कैन कंप्लीट द लेसन, ठीक है, बिकॉज एकदम ओवरडोज नहीं हो जाए फिर, राइट? तो एनी डाउट्स यू आर डिस्कसिंग, एनी क्वेरीज? टुमारो इज अ संडे, है ना, एनिमल क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट, मोलस्का ऑनवर्ड्स टिल द एंड ऑफ द लेसन, एवरीबडी विल अटेम्प्ट, ठीक है? एंड स्नेहा, यू नो व्हाट टू डू, ठीक है? सेंड मी अ रिमाइंडर, ओके, डू अ जॉब ऑफ माय सेक्रेटरी। ओके, या सर नेक्स्ट लेक्चर कभी होगा? आई विल ट्राई एंड कीप इट ऑन मंडे। मैं ट्राई करता हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर, कॉलेज का थोड़ा सा काम है, तो मंडे या ट्यूसडे में से रखेगा, एंड आई विल कंटिन्यू। And after this, 3 more lessons will remain: cell biology and biotechnology. That is one of the important ones from exam point of view. And then social health and disaster. तो मजा आएगा डिस्कस करने में. It is just an interaction. You can come out with some examples. We will discuss. उसमें सिर्फ examples है. For that, I don't think there will be PPT required. Textbook में जैसा रहेगा वही डिस्कस करते ही जाएंगे, है ना? Social health and disaster बहुत सारे example दिए हैं textbook में अच्छे से, so we can see from there. ठीक है? And start preparing, start learning, ठीक है? गार्गी सुधरेगी नहीं। ओके, तो एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन आस्क। कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? प्रणव ने करेक्ट गेस किया था, इट वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। नो डाउट्स? तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। इस लेसन में आई अंडरस्टैंड बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं एंड नाम भी ऐसा ऐसा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट यू विल डू इट। एग्जाम में अगर लिख सको तो यू विल हैव एन एज ओवर अदर्स, है कि नहीं? अपने बाकी क्लासमेट्स के सामने एकदम बोलने का कि देखो मैंने सब याद कर दिया, राइट? यू कैन डू इट, ठीक है? तो वी विल स्टॉप हियर एंड टेस्ट एट 11 o'clock टुमारो, ठीक है? चलो, बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू।